गांव के किनारे पर एक पुराना सा मकान था जिसकी दीवारें वक़्त की मार से झुक चुकी थीं और छत पर उगी घास हवा के साथ आहिस्ता आहिस्ता हिलती रहती थी। उस मकान में एक बूढ़ा बाप अपने 4 बेटों के साथ रहता था। मोहल्ले वाले जब भी उन चारों को देखते तो आहिस्ता से मुस्कुरा देते, कुछ तरस खाते और कुछ हिंसते हिंसते आगे बढ़ जाते। उन चारों की बेवकूफ़ी कोई ढक्की छुपी बात ना थी। ये तो गांव का वो मुश्तरका राज था जिसे सब जानते थे मगर कोई मुंह पर न कहता था। बाप बूढ़ा था, बीमार था और जानता था कि वक्त अब ज्यादा नहीं बचा। जब उसका आखिरी वक्त आया तो उसने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। कमरे में मिट्टी के तेल का चिराग जल रहा था जिसकी रोशनी में चारों के चेहरे आधे रोशन और आधे अंधेरे में डूबे दिखते थे। बाप ने कांपते हाथों से चारों को देखा, कुछ कहना चाहा मगर अल्फाज गले में ही रह गए। सिर्फ आंखें भर आईं और फिर वो आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। बाप के जाने के बाद घर में जो कुछ बचा था वो सिर्फ एक घोड़ा था, एक काला थका हुआ मगर मजबूत घोड़ा जो घर के पछवाड़े बंधा रहता था। चारों भाई उस घोड़े के सामने खड़े हो गए और देर तक उसे देखते रहे जैसे कोई पहेली सुलझा रहे हों। सबसे बड़े ने गुला साफ करके कहा, देखो हम 4 हैं और घोड़ा एक है। इंसाफ की बात यह है कि इसे 4 हिस्सों में बांट लिया जाए। दूसरे ने फौरन सिर हिलाया, बिल्कुल ठीक, हर एक को एक टांग मिलेगी। तीसरा कुछ देर खामोश रहा, फिर परेशान लहजे में बोला, लेकिन बाकी हिस्सों का क्या करेंगे? टांगे तो 4 हैं मगर सिर एक है, पीठ एक है, ये कैसे बांटेंगे? चौथा भाई जो अब तक चुपचाप अपनी उंगलियां गिन रहा था उसने संजीदगी से कहा, शायद कुरान अंदाजी करें। ये चारों अभी उसी उलझन में खड़े थे कि सड़क पर से गुजरते एक मुसाफिर ने ये मंजर देखा। वो रुक गया, पूरी बात सुनी, फिर एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा जैसे सब्र मांग रहा हो और फिर बोला, भाइयों इसे काटो मत, शहर ले जाओ, बीज दो और जो रकम मिले उसे 4 हिस्सों में बांट लो। चारों ने एक दूसरे को देखा। बड़े ने सोचते हुए कहा, वाह ये तो हमने सोचा ही नहीं था। मुसाफिर बगैर जवाब दिए आगे बढ़ गया। अगली सुबह चारों ने घोड़े की रस्सी पकड़ी और शहर की तरफ चल पड़े। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी और रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जब सूरज ढल गया और जंगल के दरख्तों के दरमियान अंधेरा उतरने लगा तो चारों ने एक जगह पड़ाव डाला। घोड़े को एक दरख्त से बांधा, खुद जमीन पर लेट गए और देखते ही देखते गहरी नींद सो गए। रात का वो हिस्सा था जब चांद भी बादलों में छुप जाता है और जंगल में सिर्फ झिंगरों की आवाज होती है। दरख्तों के साए लंबे और भारी थे। उन्हीं सायों में से एक साया आहिस्ता आहिस्ता घोड़े के करीब आया। रमजान खान जो इन रास्तों का पुराना चूर था, सांस रोके और कदमों की आवाज दबाए घोड़े के पास पहुंचा। उसने रस्सी खोली, घोड़े के कान में कुछ सरगोशी की और इतनी खामोशी से उसे ले गया कि दरख्तों के पत्ते तक न हिले। रात के पिछले पहर जब एक भाई की आंख खुली तो उसका पहला काम यह था कि उसने उस दरख्त की तरफ देखा जहां घोड़ा बंधा था। वहां सिर्फ रस्सी का एक टुकड़ा लटक रहा था। उसके मुंह से चीख निकली और उसने बाकी भाइयों को झंझोड़ना शुरू कर दिया, उठो उठो, घोड़ा नहीं है। तीनों भाई हड़बड़ाकर उठे, इधर उधर देखा, झाड़ियों में झांका, दरख्तों के पीछे ढूंढा मगर घोड़ा कहीं न था। अभी ये परेशानी में थे कि दूसरा भाई जो अभी आधी नींद में था उसने आंखें मिलते हुए बड़बड़ाया, रमजान खान ले गया होगा, सुबह देख लेंगे। फिर वो पलटकर दोबारा सो गया। बाकी तीनों ने उसे हैरत से देखा। बड़े ने कहा, ये रमजान खान कौन है? मगर सवाल का जवाब देने वाला पहले से खराटे ले रहा था। सुबह हुई तो चारों ने मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। घोड़ा गया तो गया, शहर तो जाना ही था। रास्ते में धूल उड़ती थी और सुबह की धूप अभी नरम थी। कुछ दूर चले तो जमीन पर बड़े बड़े गोल निशान दिखे जैसे किसी भारी जानवर के पांव के निशान हों। चारों रुक गए और उन निशानों को गौर से देखने लगे। बड़े ने झुककर निशान को छुआ और बोला, ऊंट के निशान हैं। दूसरे ने एक तरफ के निशानों पर नजर डाली और कहा, और देखो एक तरफ के निशान गहरे हैं और दूसरी तरफ के हल्के, मतलब ऊंट का एक पहलू भारी है, नर है। तीसरे ने घास की एक तरफ देखा जो आधी चरी हुई थी और बोला, घास सिर्फ एक तरफ से चरी गई है, मतलब एक आंख काम नहीं करती।
एक तरफ से अंधा है। चौथे ने जमीन पर बिखरी रस्सी के रेशे उठाए और कहा, रस्सी तोड़कर भागा है। वो अभी इन निशानियों पर बहस कर ही रहे थे कि दूर से एक शख्स दौड़ता हुआ आता दिखा। उसका इमामा टेढ़ा था, सांस फूला हुआ था और आंखों में घबराहट थी। भाइयों, कहीं ऊंट देखा आपने? काला ऊंट, बड़ा सा, रात को भाग गया मेरा। चारों ने एक दूसरे को देखा। फिर बड़े ने संजीदा लहजे में कहा, नर है आपका ऊंट? मालिक चौंक कर बोला, हाँ, एक आंख से अंधा। मालिक का मुंह खुला रह गया। हाँ, बिल्कुल, कहाँ है? रस्सी तोड़कर भागा है? अब मालिक के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। आपको पता है कहाँ है? बताएं जल्दी। बड़े भाई ने मासूम लहजे में कहा, नहीं जी, हमने तो देखा ही नहीं। मालिक के चेहरे का रंग बदल गया। पहले उम्मीद, फिर हिर्द, फिर गुस्सा। वो बोला, क्या मतलब देखा नहीं? इतनी सारी बातें कैसे पता है तुम्हें? तुमने ही चराया है। हमने नहीं चराया, तो फिर कैसे पता? निशानियों से। मालिक को यकीन न आया। उसने कहा, बादशाह सलामत के दरबार में चलो, वो फैसला करेंगे। चारों भाई एहतजाज करते रहे, मगर मालिक ने उनकी एक न सुनी और उन्हें आगे धकेलता रहा। रास्ते में एक और शख्स मिला जो हर आने जाने वाले से अपनी बीवी का पूछ रहा था। जब उसने इन चारों को देखा तो उम्मीद से पूछा, भाइयों, कोई औरत नजर आई आपको? दरमियाना कद, बाएं पांव में हल्की लंग, बालों में गुजरे की खुशबू। चारों ने फिर वही किया जो वो जानते थे। रास्ते के निशानात से जो बातें जानी थीं वो सब बता दें, मगर आखिर में कहा, हमने देखा नहीं। वो शख्स भी भड़क उठा और ऊंट के मालिक के साथ मिलकर उन चारों को दरबार की तरफ ले चला। दरबार में उस वक्त बादशाह अपने तख्त पर विराजमान था। दरबार में वजीर, मुशीर और सिपाही मौजूद थे। रमजान खान को भी कहीं से पकड़ कर लाया गया था और वो एक कोने में सहमा खड़ा था। बादशाह ने सबकी बातें सुनी, फिर चारों भाइयों की तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो और ये सब कैसे जानते थे? बड़े भाई ने सीना तान कर कहा, हुजूर, हम चूर नहीं हैं, हमें इल्म गैब हासिल है, हमें बगैर देखे सब मालूम हो जाता है। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। बादशाह ने एक वजीर की तरफ देखा। वजीर ने आहिस्ता से कान में कुछ कहा। बादशाह के होंठों पर एक मध्यम मुस्कुराहट आ गई। बादशाह ने एक खादिम को इशारा किया। खादिम गया और एक बंद संदूक ले आया। बादशाह ने कहा, अगर तुम्हें वाकई इल्म गैब है तो बताओ, इस संदूक में क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। चारों भाई संदूक को देखने लगे। बड़े ने आंखें बंद की, उंगलियां हिलाएं और फिर बोला, कोई गोल चीज है। दूसरे ने गर्दन टेढ़ी करके सोचा और कहा, ऊपर छोटा सा ताज बना हुआ है उस चीज पर। तीसरे ने नाक सकोड़ी, अंदर से ठंडक आ रही है, ताजा है। चौथा, जो अब तक खामोश था, उसने संदूक के करीब झुककर सूंघा, फिर सीधा होकर कहा, अनार है। बादशाह ने खुद संदूक खोला। अंदर वाकई एक ताजा सरख अनार रखा था, जिसका ताज अभी तक सब्ज था। दरबार में एक लम्हे के लिए गहरी खामोशी छाई, फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बादशाह ने रमजान खां को हुक्म दिया कि इनके घोड़े की पूरी कीमत अदा करे और चारों को खाली हाथ न जाने दिया जाए। रमजान खान के चेहरे का रंग पीला पड़ गया, मगर सिपाहियों के सामने कुछ कहने की हिम्मत न थी। उसने कांपते हाथों से रकम निकाल कर दे दी। चारों भाई दरबार से बाहर निकले तो उनकी जेबें भारी थीं और चाल में एक अनोखा एतमाद था। शहर के बाजार में उन्होंने भेड़ बकरियां खरीदें, अच्छी, मोटी, ताजी, और वापसी की राह ली। वापसी का सफर खुशगवार था। जानवर आगे आगे चलते थे और चारों भाई पीछे। कुछ घंटे चलने के बाद एक सायादार जगह उन्होंने आराम करने का फैसला किया। बकरियां और भेड़ें दरख्तों के नीचे चरने लगे। तीसरा भाई बैठा बैठा जानवरों को देख रहा था कि उसकी आंखें अचानक फैल गईं। उसने दूसरे को कहनी मारी और आहिस्ता से बोला, देखो, बकरियां क्या कर रही हैं? दूसरे ने देखा, बकरियां दरख्तों की टहनियां तोड़कर खा रही थीं। तीसरे ने कांपती आवाज में कहा, ये डंडे जमा कर रही हैं, हमें मारने की तैयारी कर रही हैं। क्या? बड़ा भाई अछलकर खड़ा हो गया। और वो भेड़ें देखो, तीसरे ने धीरे से कहा, सिर जोड़कर खड़ी हैं, आपस में मशूरा कर रही हैं कि पहले किसे मारा जाए। चौथे भाई ने भेड़ों को देखा, वो वाकई आपस में सर मिलाए कुछ मुमिया रही थीं। चौथे ने धीरे से कहा, भागो। फिर कोई नहीं रुका।